स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारी उपस्थिति अब लगातार आपके पास साथ रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप प्रोफेसर बन नहीं जाते हैं। चाहे वह रिटन का मामला हो, चाहे वह इंटरव्यू का मामला हो, अनंतिम रूप से जब आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी तब तक हमारा साथ बना रहेगा। और आप अपने को आकलित करते हुए चलिए। दोस्तों यह एक शुरुआत है, मैं आपको बता दूं, इन टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं उपस्थित हो रहा हूं, वह एक शुरुआत है। इसके आगे आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय मिल सकता है। जिस तरह से आयोग की गतिविधि है, तो अगर इसमें आप कम नंबर लाते हैं, थोड़ा सा भी कम लाते हैं, तो इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन प्रश्नों को देखते हुए, आकलित करते हुए आगे बढ़िए। अभी जो भी वीकनेसेज हैं, जो भी कमियां हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और वो हम लोग करेंगे। पैटर्नों से वाकिफ़ होंगे, रणनीति बनाई जाएगी, बहुत सारा समय मिलेगा, उसमें अपने आप को इम्प्रूव किया जाएगा, प्रवीणता हासिल की जाएगी और अंततोगत्वा सफलता सुनिश्चित की जाएगी। आइए एक टेस्ट सीरीज 15 जो है इससे शुरुआत करते हैं। मैंने फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताया था, आप अवगत हो चुके होंगे। यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, इन टेस्ट सीरीज़ को लेकर आने का एक ही पर्पज़ है कि आप अपने को, आप कहाँ पे खड़े हैं आज के डेट में, उसको देख लीजिए। क्योंकि प्रश्नों का लेवल सदैव की तरह उसी तरह का है जिस तरह से परीक्षा में आपको मिलता है। आप अपने को आकलित करिए और उस हिसाब से अपनी रणनीतियों को बनाइए। सफलता प्राप्त करना बड़ा ही एक साधारण सा एक रणनीति आप बनाइए और अंततोगत्वा उसमें सफल होइए। आइए एंट्री हो चुकी है। प्रश्न देखिए, समय स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न है, बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न जो है महत्वपूर्णता के साथ रहता है। देखिए यहाँ कह रहा है, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित निम्न हस्तियों में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक भी थे 2024 में, देखिएगा, याद रखिएगा, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। Who among the following personalities honored with Bharat Ratna in 2024 was also an agricultural scientist who is also considered the father of green revolution। दोस्तों इसमें आपको 1-2 प्रश्न तो ऐसे मिल गया कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो वह एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे और लेकिन यहाँ पर बताना है, देखिए इनको, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, इन सारे लोगों को इस बार भारत मिला है। साथ ही साथ एक नाम और बता दूं, PV नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता थे, प्रधानमंत्री भी थे, उनको भी इस बार भारत रत्न मिला है। 5 लोगों को मिला है, अपने जहन में अवश्य रखिएगा। लेकिन यहाँ पर किस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मिला है, इन 5 में से कौन, चारों यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें MS स्वामीनाथन सही जवाब होगा। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। इन्हीं के समय से जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसको अपने जहन में रखिएगा। MS स्वामीनाथन इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यह भी समीचीन है, सामयिक है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक। अब आपको एक प्रश्न मिल गया कि अगर यह पूछता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि स्त्रियों की सशक्तता के लिए लाया गया है, अगर यह पूछता है कि यह कब पारित, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 128वां था। इसमें यह कह रहा है कितना % आरक्षण दिया गया है, तो 33% आरक्षण दिया गया है। यह प्रश्नों के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन यह कितने सालों के लिए लागू किया गया है दोस्तों, यह लागू किया गया है फिलहाल जो है वह 15 वर्षों के लिए। आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में कहाँ आयोजित की गई। इस तरह के प्रश्न आते रहे, उन शहर के नाम आपको बताने रहते हैं। ये चारों शहर जो हैं उनको आप देख लीजिए। इसको हम आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक जो 15 जनवरी 2024 को संपन्न हुई, यह दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। दावोस स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि यह अक्षरशः आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए। ऐसी ईश्वरी कृपा रही है कि आने वाले जो भी प्रश्नों का चयन इस तरह से किया जाता है कि आयोग को भी उस तरह के प्रश्नों का चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऑपरेशन अजय की बात की जा रही है।
कि यह जो ऑपरेशन संपादित हुआ था इसका संबंध किससे है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, और चारों ऑप्शन जैसा कि मैं पढ़ता नहीं, आपका समय बचाने के हिसाब से आप मैक्सिमम गेन कर पाएँ। इजराइल हमास युद्ध से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन अजय की शुरुआत करी गई थी। जो इजराइल से लौटने के इच्छुक लोग थे उनको भारतीय सरकार ने फ्लाइट्स वगैरह, विशेष चार्टर प्लेन वगैरह की व्यवस्था करी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है, यह इंडेक्स से संबंधित है। यद्यपि इस इंडेक्स में जो रैंकिंग प्राप्त हुई है उसको भारत मानने से इनकार करता है, लेकिन जो रैंकिंग है वह, यह प्रश्न पूछता है कि विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। यह एक प्रश्न हुआ। कौन सी संस्था इसका सर्वे कराती है, तो वर्ल्ड वाइड और जर्मन जो संस्था है वेल्थुंगर हेल्फ, उसके द्वारा यह एक इंडेक्स कलेक्ट किया गया। 125 देशों का इसको लिया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो दोस्तों भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, और यह सही स्थिति नहीं है। यह भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि इस इंडेक्स के हिसाब से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102 नंबर पे, बांग्लादेश 81 नंबर पे, नेपाल 69वें नंबर पे, श्रीलंका 60वें नंबर पर भारत से बेहतर पोजीशन हासिल किया है। यद्यपि भारत सरकार ने इसके मानकों को मानने से इनकार कर दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आयोग के सिलेबस में एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। आप उत्तर प्रदेश राज्य में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि पूछी जाएगी, लेकिन पूछे जाने की परंपरा रही है। तो आप उन उत्तर प्रदेश की, मैं कहता हूँ मेरे से जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, सो फार सो गुड। आप अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। इसमें आप जब सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तभी आप सर्वोत्तम पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं, और यह कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित पंचामृत योजना का संबंध निम्न में से किससे है। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। पंचामृत जैसा कि प्रसादों में दिया जाता है, ऑप्शन मैंने रख दिया है। बहरहाल यह सही जवाब नहीं है। यहाँ पर जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश की सरकार पंचामृत योजना के माध्यम से किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डी के साथ आप जा सकते हैं, डी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जैसा कि मैंने बताया आपसे, स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ सी दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। फुटबॉल के प्रतिष्ठित बैलोन डी पुरस्कार किस खिलाड़ी ने 8वीं बार अपने नाम किया है। दोस्तों यहाँ पर चारों जो फुटबॉल के आपको प्लेयर दिख रहे हैं, चारों रिनाउंड हैं। सुनील छेत्री जिन्होंने अभी तुरंत रिटायरमेंट लिया है, और गोल के मामले में उनका भी पूरे वर्ल्ड में तीसरा चौथा पोजीशन है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे, और इसमें जो सही जवाब है वह है लियोनेल मेसी। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है, यह आ गया आपका यूनिट 2 से। मैंने बताया था आपसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं करंट अफेयर से, हर एक यूनिट से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप आगे टीचिंग एप्टीट्यूड, और यह कह रहा है मौलिकता जांच और उच्च संस्थानों में शोध चोरी को रोकने में किस सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें जो टर्नटीन है, तो नितिन जिसको बोलते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। आप एक के साथ जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यह निम्न में से कौन अनुसंधान का सही उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और समीक्षा करना, परिस्थितियों की जांच एवं समस्या का समाधान करने का प्रयास करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण अन्वेषण करना, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है पुरानी प्रक्रिया प्रणाली का सृजन करना, यह नई है। नई प्रणाली का सृजन करने का उद्देश्य एक रिसर्चर का होता है, अनुसंधान का होता है। तो डी के साथ आप जा सकते हैं। डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now move to the question number 10, and this also related to teaching aptitude, और यह कह रहा है कि which of the following can be said to be the result of attitude, concept, skill, knowledge, etc. and this is what? This is learning. A is the right answer of this question. Now move to the question number 11, and this is very important for your exemption point of view. You see this question, which is the largest university in the world on the basis of enrollment.
अब यहाँ पर आप देखिए, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट, नामांकन के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दोस्तों, यह उपलब्धि जो प्राप्त हुई है वह भारत को प्राप्त है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा एनरोलमेंट वाला विद्यालय है। यहाँ पर जो छात्रों की जो संख्या है कम बेस 4.9 मिलियन स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। और द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यह एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। तो यह हुआ था 1985 में। और इसका जो पर्पज़ था, एवरी पर्सन, सभी को यहाँ इंडिया में एडुकेशन मिले। एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन था, तो वह आंध्रा विश्वविद्यालय था, जिसको कि हम बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है, अब यहाँ आपका कंप्यूटर संबंधित है, आईसीटी संबंधित है, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। दोस्तों, यह संख्यात्मक और सांख्यिकी की गणना करने के लिए इन जो चार आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, इसमें स्प्रेडशीट सबसे महत्वपूर्ण है। स्प्रेडशीट के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, कंप्यूटर वायरस, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और क्लोज सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें जो कंप्यूटर वायरस है, आई लव यू, यह जो है वायरस है, सचमुच में है। यह 2000 में जब ये वायरस आया था, इसने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। आई लव यू देख करके अटैचमेंट था ईमेल के साथ और लोगों ने खोला, बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए थे। 2000 में वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज है, सर्च इंजन डक गो है। लेकिन जो बात यहाँ पर की जा रही है क्लोज सॉफ्टवेयर की, तो लिनक्स नहीं है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, दिस आल्सो रिलेटेड टू आईसीटी। और बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न आयोग निश्चित रूप से दखलंदाजी करता है। हासिल इसको निश्चित तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा। यह जो पैमाना है भंडारण की, जो स्टोरेज की, इसमें सबसे बड़ी इकाई जो चार यहाँ दी गई है उसमें कौन है दोस्तों, योटाबाइट है। योटाबाइट को अभी तक इतना ज़्यादा इसकी संख्या भंडारण की है कि इसको हम माप भी नहीं सकते। वर्तमान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे योटाबाइट पैमाने को मापा जा सके। आप जानते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और सबका बाप हो गया योटाबाइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी एक कंप्यूटर संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। यहाँ पर ये कह रहा है इसमें कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, राइट है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह भी सही है। यहाँ पर कह रहा है यह एक अस्थाई मेमोरी है। दोस्तों, यह परमानेंट मेमोरी नहीं है, यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। सी इसका सही जवाब है, जबकि इसका निर्माण जो होता है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल से होता है। यह सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 और दिस रिलेटेड टू व्हाट, दिस रिलेटेड टू एनवायरमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के एक दिशीय ऊर्जा हस्तांतरण में ऊर्जा ह्रास का प्रतिशत लगभग क्या होता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा ह्रास होता है जब एक श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला में। तो इसमें 10% का जो नियम है, 10% लैंडमैन का नियम भी है, आप जानते होंगे। 10% के साथ जा सकते हैं। आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी आता है कि फॉरेस्ट जो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वन तो रखता है मध्य प्रदेश, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफिकल एरिया और उस स्टेट का जो परसेंटेज की जब बात आती है तो वहाँ पर आ जाता है मिजोरम 84.53% के साथ। तो मिजोरम के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आप भी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, आगे बढ़ेंगे। कौन सुमेलित नहीं है सही ढंग से, देखिए यहाँ पे तो लिख रहा है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सही है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये भी 22 मई सही है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है
विश्व महासागर दिवस 8 मई। दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। और इस बार जो इसका एक प्रश्न और भी याद रख लीजिएगा कि विश्व महासागर दिवस का जो इस बार 2024 का जो थीम है वह है नई गहराइयों को जानना। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगर यह थीम पूछता है कि 2024 विश्व महासागर दिवस का थीम क्या है, अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराइयों को जानना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, विविधतापूर्ण सांस्कृतिक पहचान रखने वाला कौन सा पहला भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल हुआ है? तो इसका जो 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहली बार किसी भारतीय शहर को वर्ल्ड कल्चरल सिटीज फोरम में शामिल किया गया, फर्स्ट टाइम। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंडियन फर्स्ट सिटी। तो इसको देखिए, इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान प्रत्येक वर्ष, यह जो है सोलर सिस्टम से है आपके जो यूनिट 5 है उससे यह प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान प्रत्येक वर्ष पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, जिसे अपसौर या पेरिहीलियन कहा जाता है। दोस्तों जब दूरी सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको अपहेलियन बोलते हैं, जब नज़दीक होती है उसको पेरिहीलियन बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। यह कब होती है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, जब सबसे नज़दीक होती है जनवरी में होती है, इसको उपसौर कहते हैं। और जब सबसे दूर होती है वह जुलाई में होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। तो इसको आप अपने जहन में रखिएगा। जब सबसे दूर पूछेगा उस समय पृथ्वी जो होती है वह सबसे दूर होती है, उसको अपसौर बोलते हैं। जब 4 जुलाई की स्थिति आती है, जब सबसे नज़दीक होती है उपसौर बोलते हैं। 2 जनवरी को आती है, 2 जनवरी यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कि यह प्रश्न कई बार आ चुका है, रिलेवेंट है, कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में है और जो पूर्व में फ्रांस के अधीन था? यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया है, फ्रांस के अधीन था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चारों केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पांडिचेरी जो है वह फ्रांस के अधीन था, फ्रांस का उपनिवेश था। और इसके जो पार्ट 3 राज्यों में स्थित हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। पुडुचेरी कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु में है, माहे केरला में है, यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। पांडिचेरी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? यह हिस्ट्री एंड कल्चर संबंधित प्रश्न है। पुस्तकों से प्रश्न आते रहा है, गीत गोविंद को तो आयोग ने फेवरेट बना लिया है। तो कश्मीर के इतिहास पर आधारित ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के जो लेखक थे वे हैं कल्हड़। बी के साथ आप जा सकते हैं, जिसको राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ जो होता है राजाओं की नदी होता है। यह 12वीं सदी की लिखी हुई, संस्कृत में लिखी हुई रचना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाचार पत्रों के प्रकाशन से प्रतिबंध हटाने पर किसे मुक्तिदाता कहा गया है? दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड मेटकाफ को जाना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल रहे 1835 से 36 के बीच में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे लॉर्ड मेटकाफ। सही जवाब है, आप जा सकते हैं मेटकाफ, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। और यहाँ पर यह कह रहा है, स्टेटमेंट है, राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देते हुए किसने कहा था स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है? तो यह कहा था, 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कहा था दयानंद सरस्वती ने, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमी से है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवोल्यूशन? और यहाँ पर ये देखिए, यह कह रहा है, इसका जो सही जवाब होगा वह ए होगा, क्योंकि इसमें यह कह रहा है कि अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा का जब मूल्य को घटाया जाता है तो हम उसको अवमूल्यन बोलते हैं। हम आपको बता दें, एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कभी आपके एग्जामिनेशन में कि भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, और तीसरी बार हुआ था यह 1991 में। उदारीकरण की नीति भी 1991 में आई थी। उस समय 2 बार हुआ था अवमूल्यन, एक ही समय में, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है। तो समाज में इसको कम करने के लिए असमानता को प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वह सहायक होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रगतिशील कर के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए इंडियन पॉलिटी से है। यह कह रहा है कि पंचायती राज जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है के संदर्भ में किसने त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे की अनुशंसा की। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी जो फॉर्म उठी 1957 में रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो आप बलवंत राय मेहता के साथ जा सकते हैं। बहुत जल्दी समय बीतने वाला है। और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जो अंतिम प्रश्न है, भारत संविधान में उल्लेखित निम्न में से किस मूल अधिकार में से विदेशी नागरिकों को वंचित रखा गया है। बहुत सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। बी के साथ आप जाते रहते हैं। और इसी के साथ यह प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। सबमिट बटन मैंने दबा दिया है। देखिए क्या मार्क्स प्राप्त होते हैं। व्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख लीजिए मुझे कितने नंबर मिले हैं। उसी तरह से आपको नंबर मिले 30 में 30 मिला 100%। ईश्वर करे आपको भी इसी तरह का नंबर मिले और अंततोगत्वा आप सफल हों। दोस्तों इसी के साथ इस टेस्ट सीरीज़ को समाप्त करते हैं। फर्दर मुलाकात होगी। धन्यवाद।